नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो शौर्य गाथा। चीर के बहा दूं लहू दुश्मन के सीने का, यही तो मजा है फौजी बनकर जीने का। ये महज पंक्तियां नहीं है, ये वो जज्बा है जो भारत माँ के शेरों के रगों में उबलती है। वो शेर जो घर परिवार की फिक्र छोड़कर 0 डिग्री के तापमान पर छाती ठोक कर बॉर्डर पर दुश्मनों का काल बनकर डटे रहते हैं। इनके दिल में मौत का खौफ नहीं, बल्कि तिरंगे की शान के लिए दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का जुनून है। आज शौर्य गाथा में बात एक ऐसे ही जाबाज की, जिसकी हुंकार से पाकिस्तान की सेना कांप उठी थी। वो वीर जिसने कहा था कि अगर अपना शौर्य साबित करने से पहले मेरी मौत भी आ जाए तो मैं मौत को भी मात दे दूंगा। आज उस परमवीर को सलाम, जिसने सिर्फ एक पहाड़ी नहीं जीती, बल्कि करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। ये कहानी है अदम्य साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान की। कारगिल, जहां हर चोटी पर शौर्य की एक अमर गाथा लिखी गई, और उन्हीं गाथाओं में सबसे चमकता हुआ नाम है परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे का। भारतीय सेना की वर्दी पहनने वाले हर जवान अपनी जान हथेली पर लेकर चलता है, लेकिन कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जो सिर्फ सरहद की रक्षा नहीं करते, बल्कि अपने बलिदान से इतिहास की दिशा बदल देते हैं। कैप्टन मनोज पांडे भी ऐसे ही रणबांकुरे थे, जिनकी रगों में बचपन से ही मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा दौड़ता था। 18,000 फीट की बर्फ से ढकी दुर्गम चोटियां हो, सामने दुश्मन की मशीन गन की बरसती गोली हो, हर कदम पर मौत का साया, लेकिन कैप्टन मनोज के कदम रुके नहीं। गोलियां उनके शरीर को छलनी करती रहीं, लेकिन उनके इरादे फौलाद बने रहे। एक एक बंकर पर कब्जा करते हुए उन्होंने दुश्मन के सबसे मजबूत मोर्चों को ध्वस्त कर दिया, और अपनी आखिरी सांस तक तिरंगे की शान के लिए वो लड़ते रहे। अगर खुद को साबित करने से पहले मुझे मौत आ गई, कसम से मैं मौत को मार डालूंगा। जरा सोचिए, जिसकी जुबान पर ऐसे अंगारे थिरकते हो, भला उसके बाजुओं में कितनी ताकत फरकती होगी। ये पंक्तियां किसी फिल्मी नायक की नहीं, बल्कि 24 साल के उस भारत माँ के लाल की थीं, जिसने 16,700 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तान के घमंड को चूर चूर कर दिया था। नाम था कैप्टन मनोज कुमार पांडे। उन्होंने कई बार अपने दोस्तों से, अपने सहयोगियों से, अपने जवानों के सामने भी कहा था कि अगर मौत उनकी तरफ देखेगी तो वो मौत को भी हरा देंगे। यही जज्बा उन्होंने कारगिल युद्ध के समय दिखाया। कारगिल युद्ध का वो दौर जब दुश्मनों को खदेड़ने के लिए हर कदम पर मौत से सामना था। 3 जुलाई 1999 बटालिक सेक्टर का खालूबार रिज, ये वो चोटी थी जहां से पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर सीधी नजर थी। यहाँ चढ़ाई करना मानो अपनी कब्र खुद खोदने जैसा था। तीखे ब्लेड जैसे पत्थर, -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान और बर्फ से ढकी खड़ी चोटियां, और ऊपर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों की अंधाधुंध फायरिंग। हजार फीट की ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी सेना के जवानों को लग रहा था कि वो चैन से बैठे हैं। वो सोच रहे थे कि नीचे से आ रहे भारतीय तिरंगे के रखवाले उन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, लेकिन वो शायद भूल गए थे कि उनका मुकाबला 1/1 गोरखा राइफल्स और लद्दाख स्काउट्स के उन शेरों से था
जिनके लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। कैप्टन मनोज कुमार पांडे की अगुवाई में गोरखा जवानों ने जय महाकाली आयो गोरखाली का नारा बुलंद किया। फिर जो हुआ उसने इतिहास लिख दिया। वो अपने स्कूलिंग के दिनों से ही चाहते थे कि आगे चल करके मैं अपना करियर बनाऊंगा तो सेना में जा करके बनाऊंगा, और एक देश के लिए कुछ करने की जो भावना, प्रबल भावना उनके अंदर बहुत बचपन से थी। तो ये विचार उनके मन में हमेशा से रहा कि मैं कुछ ऐसा करूं अपने देश के लिए, सेना में जाऊं, सेना में जा करके अगर मुझे मौका मिले तो मैं इतना बड़ा काम अपने देश को बचाने में या इसको सुरक्षित रखने में करूं, यदि मुझे मौका मिले, कि दुनिया जाने। और वही कुछ ऐसा उन्होंने करके दिखाया। पाकिस्तानी सेना अपने सुरक्षित हब और हेलीपैड की मदद से भारी मात्रा में गोला बारूद बरसा रही थी। पाकिस्तानियों की एंटी एयरक्राफ्ट गन से हर मिनट 1000 से ज्यादा गोलियां निकल रही थीं। लेकिन इस अभेद्य किले को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी सौंपी गई 1/11 गोरखा राइफल्स को। लाइन ऑफ कंट्रोल के उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली खालूबार रिज। सामरिक लिहाज से ये चोटी पाकिस्तान के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। यहाँ बैठकर दुश्मनों को भारतीय सेना की हर हलचल, बंकर और नीचे फैले मैदानी इलाकों पर सीधा निशाना साधने की सहूलियत मिलती थी। तीखे वर्टिकल क्लिफ, ब्लेड की तरह धारदार पत्थरों की पूरी फसल और बेहद मुश्किल चढ़ाई। खालूबार एक ऐसा किला था जिस पर कब्जा जमाए बिना दुश्मन को पीछे धकेलना असंभव था। इस दुर्गम रिज पर तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी मिली गोरखा रेजिमेंट को। लेकिन इस लड़ाई में गोरखा वीरों के सामने सिर्फ पाकिस्तानी सेना नहीं थी, यहाँ उनके 3 सबसे बड़े दुश्मन थे। पहला दुश्मन भारी भरकम सामान और हथियारों के साथ खड़ी सीधी चढ़ाई चढ़ना। दूसरा दुश्मन पल पल बदलता खतरनाक मौसम। और तीसरा दुश्मन हड्डियों को जमा देने वाली बेतहाशा ठंड, जहां तापमान 0 से भी कई डिग्री नीचे गिर जाता था। खालूबार को जीतना भारतीय सेना के लिए हर हाल में जरूरी था, क्योंकि इस चोटी के ठीक पीछे पीओके में पाकिस्तान ने अपना सीक्रेट हेलीपैड बना रखा था। कारगिल के युद्ध में बटालिक सेक्टर की खालूबार चोटी भारत के लिए बेहद अहम थी। खालूबार के ठीक पीछे बैठा था दुश्मन, जिसने इसे अपनी सुरक्षा का सबसे बड़ा हब बना रखा था। यही वो ठिकाना था जहां पाकिस्तानी सेना की रसद, गोला बारूद और भारी मात्रा में हथियार मौजूद थे। इसी पोस्ट से पाकिस्तानी अफसर चोटियों पर बैठे अपने सैनिकों को रसद और गोला बारूद पहुंचा रहे थे। साफ था, जब तक इस ठिकाने को तबाह नहीं किया जाता तब तक खालूबार पर जीत नामुमकिन थी। दुश्मन के इस मजबूत किले को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी दी गई गोरखा राइफल्स को। 2 जुलाई 1999 को कैप्टन मनोज पांडे की यूनिट को खालूबार से दुश्मन की पोजीशन साफ करने का अंतिम आदेश मिला। खुद कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ललित राय मैदान में जवानों की अगुवाई कर रहे थे। कैप्टन मनोज पांडे की प्लाटून ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसकी उम्मीद पाकिस्तान ने कभी नहीं की थी। उन्होंने चोटियों को बाईपास किया और दुश्मन पर सीधे पीछे से हमला बोल दिया। इस अचानक हुए प्रहार से पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई। लेकिन गोरखाओं का असली लक्ष्य अभी बाकी था। 14 घंटे की लगातार हड्डी जमा देने वाली चढ़ाई के बाद जवान आखिरी चोटी से महज 400 मीटर की दूरी पर थे। आगे गोलियों की बौछार थी, लेकिन भारत के इन वीरों के कदम पीछे हटने वाले नहीं थे। 16,700 फीट की ऊंचाई, रात का घनघोर अंधेरा और हड्डियों को जमा देने वाली भयंकर ठंड। लेकिन कारगिल के खालूबार की जंग में ये ठंड बर्फ से नहीं बल्कि गोलों की गर्मी से पिघल रही थी। ये एक ऑलमोस्ट 90 डिग्री ग्रेडियंट है, वहाँ कोई वेजिटेशन नहीं है। वहाँ पे आप रस्सियां लगा लगा के खोद के एक माउंटेनियरिंग तरीके से ऊपर चढ़ते हैं। और जब ऑलमोस्ट वहाँ पे उनके 4 बंकर थे, जब उनके पास पहुंचते हैं तो उनको पता चल जाता है कि आप इस तरफ से आ रहे हैं, तो आपके ऊपर डायरेक्टेड आर्टिलरी फायर और एम्ड स्मॉल आर्म फायर शुरू हो जाता है। उसके बावजूद भी ऊपर चढ़ते हैं, पहुंचते हैं
और ये वहां पे पहुंचते ही कैप्टन मनोज पांडे ने अपनी आधे लोगों को बोला, प्लून की एक सेक्शन को बोला कि आप फ्लैंक से जाइए और हमें कवरिंग फायर दीजिए ताकि हम उसके ऊपर फ्रंटल अटैक कर सकें। पाकिस्तानियों के पास थी एडी गन, जो 1 मिनट में 1000 से भी ज्यादा गोलियां दागती थी। पाकिस्तानी जानते थे कि अगर भारतीय फौज ने खालूबार जीत लिया तो पूरे युद्ध का पासा पलट जाएगा। पाकिस्तानी सेना के पास भारी मात्रा में हथियार थे जो काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। दुश्मन के सामने से आती गोलियां और दूसरी तरफ से आते गोलों के बीच आगे बढ़ना जवानों के लिए काफी मुश्किल था। गोरखा रेजिमेंट के पलटन में सिर्फ 60 जवान ही बचे थे। तब कर्नल राय ने 20 जवानों के साथ एक तरफ से और बाकी जवानों के साथ कैप्टन मनोज पांडे को दूसरी तरफ से आगे बढ़ने का प्लान बनाया। हुआ भी यही, एक तरफ मौत का साया था और दूसरी तरफ वतन की आन। कर्नल राय 20 जवानों की टुकड़ी लेकर एक दिशा से आगे बढ़े तो कैप्टन मनोज पांडे ने बाकी जवानों के साथ दूसरी तरफ से जोरदार धावा बोला। दोहरे हमले से पाकिस्तानी फौज में हड़कंप मच गया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि गोलियां कहां से चलाएं। बौखलाए पाकिस्तानियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस भयंकर गोलीबारी के बीच कर्नल राय की जांघ में गोली लग गई, लेकिन न उनके कदम रुके न जवानों का हौसला डिगा। उधर भारतीय तोपों ने खालूबार की तरफ ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी दुश्मनों के बंकरों को गोलों से उड़ाना शुरू कर दिया था। दुश्मनों के बंकरों पर गिर रहे ये वही गोले थे जिनकी वजह से कैप्टन मनोज पांडे और उनकी टीम को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। भारतीय तोपखाने के इस अचूक वार से पाकिस्तानियों की सप्लाई लाइन और कम्युनिकेशन लाइन पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो सीमा पार बैठे अपने आकाओं से बात नहीं कर पा रहे थे। दुश्मन पस्त था और इसी मौके का फायदा उठाकर कैप्टन मनोज पांडे अपनी टीम के साथ चोटी के बेहद करीब जा पहुंचे। सामने दुश्मन के 6 बंकर थे। भारतीय जवान दुश्मन की नजर बचाकर ऊपर तो पहुंच गए, लेकिन चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सेना के जवानों को शक हो चला था कि मौत उनके मुहाने तक पहुंच चुकी है। दुश्मन खौफ में था और इसी खौफ में पाकिस्तानियों ने हर कुछ मिनट बाद एलिमिनेटिंग राउंड फायर करना शुरू कर दिया। ये वो गोले थे जिन्हें फायर करने के बाद करीब 3 मिनट तक आसमान में दिन जैसी रोशनी रहती है। पाकिस्तानी हर 3 मिनट में इन गोलियों को फायर कर रहे थे, यानी रात के उस भयानक अंधेरे में भी अब रोशनी थी। छिपने की जगह नहीं थी, लेकिन कैप्टन मनोज पांडे और उनके जाबाजों के कदम रुकने वाले नहीं थे। इसी रोशनी के बीच शुरू होने वाला था खालूबार का सबसे निर्णायक युद्ध। उजाला होते ही दुश्मन के सामने आना मौत को दावत देने जैसा था, लेकिन उस जाबाज के सिर पर सिर्फ एक ही जुनून सवार था, दुश्मन का सफाया और तिरंगे की शान। गोरखा राइफल्स के कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अपने जवानों को एक विशाल चट्टान के पीछे मोर्चा संभालने को कहा और खुद दुश्मन की गन पोजीशन की सटीक लोकेशन ट्रेस की। जय महाकाली के युद्ध घोष के साथ मनोज पांडे सीधे दुश्मन पर टूट पड़े। उनकी सटीक फायरिंग से मशीन गन के पीछे बैठा पाकिस्तानी सैनिक वहीं ढेर हो गया, लेकिन जंग अभी बाकी थी। दुश्मन की तरफ से गोलियों की बौछार हुई। कैप्टन मनोज के कंधे और पैर में गोलियां धंस गई। खून बह रहा था, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। जख्मी हालत में ही कैप्टन अगले बंकर की तरफ बढ़े और हैंड ग्रेनेड फेंककर उसे भी तबाह कर दिया। खुद का शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था, लेकिन उनका हौसला चट्टान से भी मजबूत था। जब वो तीसरे बंकर में पीछे से दाखिल हुए तो देखा कि 2 पाकिस्तानी सैनिक उनके साथी गोरखा जवानों पर राइफल तान चुके हैं। बिना एक पल गंवाए मनोज ने अपनी धारदार खुखरी निकाली और एक ही वार में दोनों दुश्मनों का काम तमाम कर दिया। शरीर से बहते खून के कारण अब कैप्टन का सीधे खड़े हो पाना भी नामुमकिन हो रहा था, पर लक्ष्य
अभी एक कदम दूर था। चौथी और आखिरी गन पोजीशन। कैप्टन मनोज पांडे रेंगते हुए आखिरी बंकर की तरफ बढ़े और भीतर ग्रेनेड उछाल दिया, लेकिन ग्रेनेड फटने में महज 3 से 4 सेकंड का वक्त बाकी था। तभी दुश्मन की 3 गोलियां कैप्टन के हेलमेट को चीरते हुए उनके सिर में जा घुसी। एक वर्टिकल क्लिफ पे जब सामने शत्रु की तरफ से गोलियों की बरसात हो रही हो, उस समय घायल होने के बावजूद उन्होंने 6 बंकर नष्ट किए और उनके आखिरी शब्द भी थे न छोड़ना, यानी एक भी दुश्मन बच के न जाने पाए। लेकिन उनका जज्बा टूटने का नाम नहीं ले रहा था। जाते जाते अपनी आखिरी सांसों के बीच मनोज पांडे ने अपने गोरखा जवानों की तरफ देखा और नेपाली में चिल्लाए, न छोड़नो, यानी इन्हें छोड़ना मत। सोचिए, जिसकी जान जा रही हो, वो अंतिम पलों में भी दुश्मन को खत्म करने का आदेश दे रहा था। कप्तान के इन आखिरी शब्दों ने गोरखा जवानों के गुस्से को ज्वाला बना दिया। उनकी हिम्मत 100 गुना बढ़ गई। फिर जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो गया। जवानों ने खुखरी उठाई और चोटी पर कोहराम मचा दिया। उस दिन एक भी पाकिस्तानी सैनिक को खालूबार की चोटी से जिंदा भागने का मौका नहीं मिला। दुश्मन को चुन चुनकर मौत के घाट उतार दिया। खालूबार पर तिरंगा फहराते ही पाकिस्तान का कमर तोड़ डिफेंस ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मनोज पांडे और उनकी टीम के इस पराक्रम का ऐसा असर हुआ कि आसपास की दूसरी चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिक भी अपनी पोजीशन छोड़कर भाग खड़े हुए। ये करगिल युद्ध का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने भारत की जीत की राह आसान कर दी। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले कैप्टन मनोज पांडे खालूबार को दुश्मन के कब्जे से आजाद करा चुके थे। चौबीस साल की उम्र में मनोज पांडे ने अपनी कसम पूरी की। देश को मिली खालूबार चोटी और मनोज पांडे को मरणोपरांत मिला वही सम्मान। वो कहते हैं ना, जो दिल से संकल्प लेते हैं इतिहास उनका नाम अमर कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। करगिल युद्ध का वो वीर जिसने न केवल देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी, बल्कि भारतीय सेना के इतिहास में अपना नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कर दिया। ये कहानी है कैप्टन मनोज कुमार पांडे की, जिनका सपना बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना की वर्दी पहनने का था। एक युवा कैडेट जिसने एसएसबी इंटरव्यू में बेखौफ कहा था कि मैं आर्मी इसीलिए ज्वाइन करना चाहता हूं क्योंकि मुझे परमवीर चक्र जीतना है। उस वक्त शायद किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि ये जो युवा अपने शब्दों को करगिल की बर्फीली चोटियों पर सच साबित करके रखेगा। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे, जिनकी बहादुरी आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। इंसान बहुत कुछ चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिद इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाता है। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे, जिन्होंने 24 साल की जिंदगी में सिर्फ 2 बार जीत की थी। एक जब वो महज 3 साल के थे एक छोटी सी बांसुरी के लिए, और दूसरी बार कारगिल की बर्फीली चोटियों पर मौत के साथ उनकी ठनी हो गई थी। उसी दौरान गोलियों की गूंज चारों तरफ से आ रही थी और मौत उनके सामने खड़ी थी। पर उस वीर ने ये कहा था कि देशभक्ति साबित करने के लिए अगर मौत भी सामने आ जाए तो मैं मौत को भी मार डालूंगा। जब भारतीय सेना के जज्बे की बात होती है
युवा सेना की वर्दी पहनने का सपना देखते हैं और जब देशभक्ति की मिसाल दी जाती है तो एक नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे। 25 जून 1975 को जन्मे मनोज कुमार पांडे बचपन से ही साधारण बच्चों जैसे नहीं थे। पिता गोपी चंद्र पांडे और मां की प्रेरणा ने उनके भीतर देशभक्ति की ऐसी लौ जलाई जो समय के साथ और प्रज्वलित होती चली गई। मां जब उन्हें वीरों की गाथाएं सुनाती थी तो नन्हा मनोज उन कहानियों में खुद को देखने लगता था। हाँ, छोटे से ही एक तो उनको जो सबसे बड़ी बात थी वो था, आपको याद होगा उसमें परमवीर चक्र एक सीरियल भी आता था, वो उसको जरूर देखते थे। और जितने भी हमारे पुराने जैसे भगत सिंह जी हों या चंद्रशेखर आजाद जी, अगर कभी उनकी बात चलने लगे तो उनके बारे में बड़े ध्यान से सुनते थे, उनको पढ़ते थे, कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेते थे। मम्मी भी उनको अपने वीरों की जो कहानियाँ सुनाती थी तो उसको बड़े ध्यान से सुनते थे वो। तो उनके मन में भी ये था कि इन लोगों ने इतना बड़ा काम हमारे देश के लिए किया तो मैं भी कुछ ऐसा करूं, सेना में जाऊं और सेना में जा कर के और मतलब कुछ ऐसा करूं, कुछ इतना बड़ा काम करूं जैसे भगत सिंह जी ने किया, जैसे चंद्रशेखर आजाद जी ने किया। यूपी के सीतापुर जिले का रूढ़ा गांव, एक छोटा सा मिट्टी ईंट का मकान। मनोज का परिवार बेहद गरीब था। पिता गोपी चंद पांडे परिवार का पेट पालने के लिए लखनऊ के हसनगंज चौराहे पर पान की छोटी सी दुकान लगाते थे। मनोज घर में सबसे बड़े थे, छोटे भाई बहनों और मां की जिम्मेदारी भी थी। मनोज जानते थे कि परिवार की आमदनी सीमित है, इसलिए उन्होंने कभी खिलौनों की फरमाइश नहीं की, अपनी जरूरतों को ही छोटा कर लिया। लेकिन जो सपना उन्होंने अपनी आंखों में पाला था वो बहुत बड़ा था। लखनऊ की रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 8वीं तक पढ़ाई करने वाले मनोज पढ़ाई में भी अव्वल थे और अनुशासन में भी। लेकिन उनकी असली मंजिल किताबों से आगे भारतीय सेना की वर्दी थी। मनोज का शुरुआती सफर लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई स्कूल से शुरू हुआ। फिर उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर यूपी सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। इंटरमीडिएट के बाद उनके सामने दो रास्ते आए, एक तरफ इंजीनियरिंग का बुलावा था तो दूसरी तरफ एनडीए का कॉल लेटर। घर वालों ने कहा कि बेटा इंजीनियरिंग कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन मनोज की रगों में तो फौज का जुनून दौड़ रहा था। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग आसान है, एनडीए मुश्किल, और मैं मुश्किल रास्ता चुनूंगा। साल 1997, एसएसपी इंटरव्यू का हॉल। अफसर ने 22 साल के मनोज से पूछा कि तुम फौज में क्यों आना चाहते हो। बिना एक पल झिझके, आंखों में गजब का आत्मविश्वास लिए मनोज ने कहा, सर मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूं। इस बात पर इंटरव्यू बोर्ड में बैठे अधिकारी मुस्कुरा दिए। फिर अगला सवाल आया, क्या आपको पता है कि परमवीर चक्र कैसे मिलता है? मनोज ने बिना झिझक जवाब दिया, ज्यादातर लोगों को यह शहादत के बाद मिला है, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसे जीवित लेकर आऊंगा। उस दिन स्कूल के 63 बच्चे इंटरव्यू में गए थे, लेकिन सेलेक्ट सिर्फ एक हुआ, मनोज कुमार पांडे। उन्होंने अपनी जुबान से निकले हर शब्द को सच साबित करके दिखाया। एनडीए के 90वें कोर्स से पास आउट होने के बाद आईएमए देहरादून से ट्रेनिंग पूरी कर मनोज को 1/11 गोरखा राइफल्स में नियुक्ति मिली। मुक्केबाजी और बॉडी बिल्डिंग के शौकीन मनोज को उनकी बेमिसाल फिटनेस के कारण गोरखा बटालियन जैसी जाबाज टुकड़ी का हिस्सा बनाया गया। स्कूल से लेकर सैनिक स्कूल और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी तक मनोज ने हर चुनौती को स्वीकार किया। जिस जुबा टॉप और खालुबा टॉप को जीतने का जिम्मा इस टुकड़ी को मिला, उसमें एक 24 साल का नौजवान जोश से भरा हुआ कैप्टन मनोज कुमार पांडे था, जिसने युद्ध पर जाने के पहले लिखा कि मैं वादा करता हूं कि अगर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के पहले अगर मेरे पास मौत भी आती है तो मैं मौत को भी मात दे दूंगा। और यही हुआ। खालुबार टॉप पर उसने पहले एक बंकर को क्लोज कॉम्बैट में कैप्चर किया, जिसमें
उसने 2 शत्रुओं की हत्या की। उसके बाद वो दूसरे बंकर की ओर लपका, उसको गोली लग चुकी थी, फिर भी उसने दूसरे बंकर पर भी फतह हासिल की। यहां भी उसने 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मात दिया। पहली पोस्टिंग कश्मीर में हुई, फिर मिला सियाचिन ग्लेशियर। -40 डिग्री तापमान में 1.5 साल का मुश्किल कार्यकाल पूरा करने के बाद मई 1999 में इस यूनिट को पुणे जाना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कारगिल के बटालिक सेक्टर में पाकिस्तानियों ने घुसपैठ कर ली थी। कर्नल ललित राय के नेतृत्व वाली गोरखा राइफल्स को तुरंत बटालिक कूच करने का आदेश मिला। जुबार, कुकुरथान और खालूबार की खूनी चोटियों को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाने की जिम्मेदारी अब कैप्टन मनोज पांडे के कंधों पर थी। युद्ध से 15 दिन पहले मनोज की अपने घर आखिरी चिट्ठी पहुंची थी। लिखा था, पिताजी, हालात बहुत कठिन हैं, लेकिन हम इन घुसपैठियों को खदेड़ देंगे, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और फिर 3 जुलाई 1999 की वो ऐतिहासिक रात। लक्ष्य था खालूबार की 19,700 फीट ऊंची चोटी पर कब्जा। दुश्मन ऊपर बंकर में छिपा था और नीचे से चढ़ रहे गोरखा जवानों पर मशीन गन से भयंकर गोलीबारी कर रहा था। वो उस पलटन से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें सैम मानेकशॉ ने ये कहा था कि अगर कोई ये कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। और इन्हीं गोरखा ट्रेडिशंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया और भारत को एक ऐसी जीत दिलाई जिसका परचम आज भी ऊंचाइयों पर लहरा रहा है। पिता गोपीचंद पांडे आज भी उस पल को याद करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जिस बेटे ने एनडीए के इंटरव्यू में परमवीर चक्र जीतने की बात कही थी, मरणोपरांत भारत सरकार ने उसे देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा। हीरो ऑफ बटालिक का उनको दर्जा मिला, वो काबिले तारीफ। और जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारी जेनजी है, वो उसको इससे सबक लेना चाहिए। ये हमारी फौज की जेनजी थी जिसने कारगिल को इसको फतेह किया। परमवीर चक्र सिर्फ एक मेडल नहीं, बल्कि हर उस सैनिक की अमर पहचान है जिसने अपने प्राणों से राष्ट्र का मान बढ़ाया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अपने संकल्प को अपने बलिदान से अमर कर दिया, और यही है हमारी शौर्य गाथा, यही है भारतीय सेना का अदम्य साहस। शौर्य गाथा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।